ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आयरन मैन सीरीज की फर्स्ट मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। मूवी की शुरुआत अफगानिस्तान के एक सुदूर प्रांत से होती है, जहां मिलिट्री के ऑफिसर एक आर्म्स डीलर का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर एंट्री होती है एक अय्याश अरबपति पर ब्रिलियंट साइंटिस्ट टोनी स्टार्क की। और फिर उसके बाद टोनी स्टार्क उन्हें अपनी बनाई हुई जेरिको मिसाइल दिखाता है और वो उसकी टेस्टिंग करता है। और ये मिसाइल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो पूरे के पूरे पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और फिर उसके बाद मिलिट्री के ऑफिसर जो कि इस मिसाइल के परीक्षण से काफी इम्प्रेस हो चुके थे, वो इस डील को फाइनल कर देते हैं। और फिर टोनी स्टार्क उसके बाद आर्मी के जवानों के साथ वापस जा रहा होता है। तभी उनके कॉन्वॉय पर आतंकवादियों का अटैक होता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि टोनी स्टार्क के सभी साथी लगभग मारे जा चुके होते हैं। पर टोनी स्टार्क किसी भी तरह बचते बचाते एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मिसाइल आती है जिस पर स्टार्क इंडस्ट्रीज का नाम लिखा होता है, जो कि खुद टोनी स्टार्क की ही कंपनी होती है। और फिर तभी वो मिसाइल ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को कुछ आतंकवादियों ने पकड़ रखा होता है और वो उसको छोड़ने के बदले अपनी कुछ डिमांड रखते हैं। और फिर यहीं पर कहानी 36 घंटे फ्लैशबैक में चलती है, जहां हमें टोनी स्टार्क के बारे में बताया जाता है, जहां टोनी अपने वक्त के मशहूर और जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर हार्वर्ड स्टार्क का बेटा होता है। और वो 4 साल की उम्र में उसने सर्किट बोर्ड बना लिया था और 6 साल की उम्र में ही उसने इंजन बना लिया था। और वो काफी जीनियस लड़का होता है। और हार्वर्ड स्टार्क की मौत के बाद वो उनके फ्रेंड ओबोडाया स्टेन के साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज को एक नए लेवल पर ले जाता है, जहां वो बहुत ही अलग अलग डिजाइन के हथियार बनाता है, नए नए डिजाइन के मिसाइल और पिन पॉइंट मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स को भी बनाता है और कंपनी की ग्रोथ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। और फिर उसके बाद हम टोनी स्टार्क को एक कसिनो में देखते हैं। अब एक न्यूज रिपोर्टर क्रिस्टीन एवरहार्ट टोनी से सवाल पूछती है कि तुम हथियारों के इतने बड़े डीलर हो, तुम्हारी वजह से कई जाने गई हैं, इन सब के बीच तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? इस पर टोनी उसे अपना एक फॉर्मूला बताता है कि अगर आप अमन चाहते हो तो आपकी ताकत दूसरों से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप अमन से रह पाओगे। अब अगले दिन यही न्यूज रिपोर्टर टोनी के घर पर होती है और फिर हम देखते हैं पेपर पॉट्स को, जो कि इस मूवी की सेकंड लीड एक्टर है और ये आने वाली कई MCU मूवीज में हमें दिखाई देंगी। ये टोनी की पर्सनल असिस्टेंट होती है। क्रिस्टीन एवरहार्ट को वहाँ से वापस भेजने के बाद पेपर पोर्ट्स टोनी को बताती है कि आज के दिन उसकी मीटिंग अफगानिस्तान में है, जिसके लिए फ्लाइट 2 घंटे से रुकी हुई है। और वहाँ कर्नल रोडी टोनी का वेट कर रहा होता है और ये लोग अफगानिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर सीन फिर से अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट होता है, जहां टोनी की हालत बहुत खराब होती है और साथ ही उसके सीने में एक मशीन लगी हुई थी जो कई सारे तारों के साथ एक बैटरी से जुड़ी हुई थी और ये बैटरी उसके शरीर को जिंदा रखे हुए थी। टोनी उस मशीन के बारे में वहां मौजूद आदमी से पूछता है। वो आदमी, जिसका नाम यिनसिन होता है, वो टोनी को बताता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है और बॉम्ब के धमाके की वजह से तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे बारीक लोहे के टुकड़े दिल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे और इससे तुम्हारी मौत हो जाती। और उन बारूदी छर्रों को रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, इसीलिए यिनसिन ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन को बनाया और उसे टोनी के सीने में फिट कर दिया था ताकि वो कटीले तारों की स्पीड को कम कर सके। टोनी स्टार्क उससे पूछता है कि इस वक्त हम कहाँ हैं, जिस पर यिनसिन उसे बताता है कि आतंकवादियों ने हमें पकड़ लिया है और ये जगह इतनी ज्यादा गुप्त है कि अगर पूरी US आर्मी भी कोशिश करे तो हमें नहीं बचा सकती। और उसके बाद आतंकवादियों का सरदार अबू बकर वहाँ पर आता है, जो टोनी को बताता है कि जो जेरिको मिसाइल तुमने US आर्मी को बना कर दिए हो वो हमें भी बना कर दो, इसके बाद ही हम तुम्हें यहाँ से बाहर जाने देंगे। मगर टोनी उनकी बात नहीं मानता और वो उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी आतंकवादी को अपना हथियार बनाकर नहीं बेचूंगा। टोनी की ये बात सुनकर आतंकवादियों का लीडर टोनी को बाहर ले जाकर उसकी कंपनी के बने कई हथियारों को दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी ही हमें हथियार बनाकर बेचती है, तो तुम्हें जेरिको मिसाइल बनाकर देने में क्या प्रॉब्लम है? और इन हथियारों को देखकर टोनी ये समझ जाता है कि कोई ना कोई तो है जो इसकी कंपनी में हथियारों की कालाबाजारी कर रहा है। और फिर उसके बाद यिनसिन टोनी को समझाता है कि उसे वो मिसाइल बनाकर उन आतंकवादियों को दे देनी चाहिए और खुद की जान बचानी चाहिए। पर टोनी जानता था कि अगर वो मिसाइल बनाकर उन्हें दे भी देगा तो भी वो मारा जाएगा और उसके साथ ही यिनसिन भी मारा जाएगा। उसके बाद यिनसिन टोनी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि हमें जो कुछ भी करना है वो जल्दी ही करना होगा। और फिर टोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन सभी मिसाइलों और हथियारों को मंगवाता है
जो उसने उन आतंकवादियों के पास देखी थी और टोनी उनमें से यिनसिन को पैलेडियम नाम के तत्व को निकालने को कहता है। टोनी सबसे पहले एक आर्क रिएक्टर को बनाता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंप्रेस फॉर्म में स्टोर करके रख सकता था, और क्योंकि वो कार की बैटरी जो उसके सीने के साथ लगी हुई मशीन के साथ जुड़ी थी उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो लॉन्ग टाइम तक टोनी का साथ दे सके, और आर्क रिएक्टर में ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती थी। और वो उस आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगाने के बाद यिनसिन को अपना प्लान बताता है कि हम किस तरह यहाँ से बाहर निकलेंगे, और साथ ही में वो उसे आयरन मैन सूट का डिजाइन भी दिखाता है जिसका नाम उसने मार्क 1 रखा होता है। और बाहर से वो आतंकवादी लोग टोनी स्टार्क की एक एक हरकत पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से नजर रखे होते हैं, और फिर कुछ ही दिनों की जबरदस्त मेहनत के बाद टोनी स्टार्क का सूट तैयार हो जाता है। और अब यिनसिन टोनी को सूट के पहनने में मदद करता है, पर उन आतंकवादियों को टोनी पर शक होने लगता है और वो चेक करने के लिए अपने आदमियों को भेजते हैं, और उन आतंकवादियों के आने पर दरवाजा बंद होता है और जबरदस्ती खोलने पर ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि टोनी ने गेट पर सेफ्टी के लिए पहले से ही बॉम्ब लगा रखा होता है। और अब इनके पास टाइम बहुत ही कम था। बाकी के आतंकवादी भी धमाके की आवाज सुनकर इनकी तरफ आने लगते हैं। टोनी यिनसिन को गाइड करके कुछ कमांड को सूट में अपलोड करवाता है और फिर सूट को चार्ज करवाता है, पर इस प्रोसेस में टाइम लग रहा था और इनके पास टाइम ही नहीं होता। तो यिनसिन टोनी को और टाइम देने के लिए गन उठाकर उन आतंकवादियों की तरफ बढ़ने लगता है, पर कुछ देर तक आतंकवादियों को संभालने के बाद उसे गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। और इतनी देर में टोनी का सूट पूरी तरह से रेडी हो जाता है। टोनी का ये सूट उन आतंकवादियों के लिए एक नई चीज थी और इस सूट की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। वो आतंकवादी टोनी के आगे टिक नहीं पाते और टोनी उन सभी आतंकवादियों को मार देता है। और वो जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त यिनसिन को गोली लग चुकी होती है। टोनी उसे उठाकर ले जाना चाहता था, पर यिनसिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो टोनी से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और तुम अपनी जिंदगी जी लो, और इन लोगों को छोड़ना नहीं। मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहूंगा जो कि बहुत पहले ही मर चुकी है। और उसके बाद यिनसिन मर जाता है और अब टोनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके अंदर गुस्से की भावना जागती है। वो गुफा से बाहर निकलता है और उन सभी हथियारों को जो उन आतंकवादियों के पास होते हैं उन्हें अपने सूट के फायर वेपन की मदद से आग लगा देता है। आग लगने की वजह से उन हथियारों में बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला होता है, पर इससे पहले ही टोनी अपने सूट के थ्रस्ट बूस्टर को ऑन कर देता है और बूस्टर के ऑन होते ही टोनी वहां से उड़ जाता है। लेकिन ये सूट अभी तक पूरी तरह से उड़ने के लिए डिजाइन नहीं था, इसीलिए थ्रस्टर आगे जाकर बंद हो जाते हैं और टोनी की लैंडिंग इतनी बुरी होती है कि सूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और टोनी का हाथ जख्मी हो जाता है। टोनी वहां से जिंदा बचकर आ जाता है और फिर थोड़ी ही देर रेगिस्तान में भटकने के बाद कर्नल रोडी उसे ढूंढ लेता है, जो उसे ही ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा था। और फिर वापस पहुंचने पर पेपर टोनी को देखकर बहुत खुश होती है और टोनी सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इस कॉन्फ्रेंस में वो लोगों को बताता है कि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज की हथियार बनाने वाली डिवीजन को बंद कर रहा है, क्योंकि वो हथियार जो उसने अपने देश के लिए बनाए थे वो अब आतंकवादियों के पास होते हैं और उन्हीं हथियारों से उसके देश के जवान शहीद हो रहे हैं। और टोनी की ये बात सुनकर ओबेडाया स्टैन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो टोनी की बात को बीच में ही काट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक देता है। वो कहता है कि टोनी काफी वक्त के बाद आया है, इसीलिए उसके दिमाग पर थोड़ा मेंटल प्रेशर है। और फिर वो टोनी को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे इस डिसीजन से तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारे पापा की विरासत का क्या होगा। लेकिन टोनी अपनी जिद का पक्का होता है। वो ओबेडाया को मना कर देता है और नतीजे में स्टार्क इंडस्ट्रीज के शेयर्स गिरने लग जाते हैं। उसके बाद टोनी अपने घर के वर्कशॉप में एक नए आर्क रिएक्टर के डिजाइन पर काम करता है और जब वो उसे बना लेता है तो वो पेपर पॉट से पुराने वाले आर्क रिएक्टर को निकालकर नया वाला फिक्स करवाता है। टोनी का ये नया आर्क रिएक्टर पुराने वाले आर्क रिएक्टर से काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल होता है। फिर पेपर टोनी स्टार्क से पूछती है कि वो इस पुराने वाले आर्क रिएक्टर का क्या करे, तो टोनी स्टार्क उससे कहता है कि इस आर्क रिएक्टर को कचरे के डिब्बे में फेंक दो। और फिर उसके बाद टोनी अपने आयरन मैन सूट को एक नया डिजाइन देने लग जाता है। वो उसमें बहुत सारे चेंजेस करता है। अब इसके नए सूट में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, वो इस बात को कंफर्म भी करता है। और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो एक नया और एडवांस सूट मार्क 2 बना ही लेता है और उस सूट को पावर टोनी के नए आर्क रिएक्टर से मिल रही होती है। और फिर उसके बाद टोनी जार्विस को इस सूट को असिस्ट करने को कहता है
है। जार्विस टोनी स्टार्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सुपर कंप्यूटर होता है और उसके बाद वो अपने सूट की अधिकतम क्षमता को मापने के लिए ऊंचाई पर जाने लगता है। पर 81,000 फीट तक पहुंचने पर उसके सूट पर बर्फ जमने लगती है और सूट काम करना बंद हो जाता है और तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। पर टोनी कैसे भी करके सूट को फिर से रीस्टार्ट करता है और घर आने के बाद टोनी स्टार्क अपने उस आर्क रिएक्टर को देखता है जो उसने पेपर पॉट्स को फेंकने के लिए दे दिया था। पर पेपर ने उसे कांच के शोकेस में ही पैक करके टोनी स्टार्क को ही गिफ्ट दे दिया था। और घर आने के बाद टोनी अपने सूट को चेंज करता है और अब उसे पता चल चुका था कि 81,000 फीट तक पहुंचने पर सूट के ऊपर बर्फ जमने लगती है। तो टोनी अपने सूट के मेटेलिक कंपाउंड में चेंज करके उसे गोल्ड और प्लेटिनियम का बना देता है, जिससे कि ऊंचाई पर जाने के बाद भी उसके सूट पर बर्फ ना जमे। और तभी टोनी को पता चलता है कि ओबेडाया ने एक चैरिटी पार्टी रखी है जिसमें टोनी को इनवाइट नहीं किया गया है। और टोनी स्टार्क ये सुनकर फौरन उस पार्टी में पहुंच जाता है और टोनी वहां पर पेपर पॉट्स को देखता है और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। और फिर उसकी मुलाकात वही रिपोर्टर क्रिस्टीन एवरहार्ट से होती है जो उसे बताती है कि जो जेरिको मिसाइल तुमने यूएस आर्मी को बनाकर दी थी वही जेरिको मिसाइल गुलमीरा गांव में आतंकवादियों के पास भी है, जिसकी वजह से गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया है। और वो उसे प्रूफ के तौर पर कुछ फोटोज भी दिखाती है। ये सब देखकर टोनी स्टार्क का गुस्सा हाई हो जाता है और उसका शक सीधे ओबेडाया स्टेन पर जाता है और वहीं वो ओबेडाया स्टेन से इस बारे में बात करता है। तो इस बात का ओबेडाया के पास कोई खास जवाब नहीं होता। वो टोनी को कहता है कि ये बिजनेस है और ये इसी तरह चलता है। पर ओबेडाया की ये बात सुनकर टोनी स्टार्क गुस्से में अपने घर आ जाता है और फिर वो टीवी पर देखता है कि आतंकवादियों ने गुलमीरा में आतंक फैला रखा है और वो मासूम लोगों को मार रहे हैं। ये देखकर टोनी अपने आयरन मैन सूट को, जिसका नाम उसने मार्क 3 रखा था, वो उसे पहनकर गुलमीरा गांव में पहुंच जाता है। ये सूट पहले से कहीं ज्यादा एडवांस, पावरफुल और हाईटेक होता है। पर उसी बीच आतंकवादी गांव के लोगों को पकड़ लेते हैं। पर टोनी अपने सूट की हाईटेक टेक्नोलॉजी और पावर की मदद से उन सभी लोगों का सफाया कर देता है और फिर उन आतंकवादियों के सारे हथियारों को भी नष्ट कर देता है। और ब्लास्ट की वजह से इसकी शॉकवेव यूएस आर्मी के रडार पर आ जाती है। तो जनरल रोडी वहां पर अपने 2 फाइटर प्लेन चेक करने के लिए भेजता है कि आखिर वहां क्या हुआ है। और उसी बीच टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट पायलट की भी रडार पर आ जाता है। पर रोडी को ऐसा लगता है कि इसमें टोनी स्टार्क की कोई ना कोई शरारत है। तो वो टोनी स्टार्क से कॉल करके पता करता है और टोनी उसे बता देता है कि उस सूट के अंदर मैं ही हूँ। कर्नल रोडी उसे अपने एरिया से बाहर निकलने के लिए कहता है और इसी बीच गलती से टोनी से एक फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है। पर टोनी उस पायलट की जान बचा लेता है। और घर वापस आकर टोनी स्टार्क जब अपने सूट को उतार रहा होता है तब पेपर पॉट्स उसके सूट पर लगी गोलियों के निशान को देखकर उससे पूछने लगती है कि आपने तो कहा था कि अब आप कोई हथियार नहीं बनाओगे। मगर टोनी उससे कहता है कि अब मुझे मेरी जिंदगी के जीने का मकसद मिल गया है और अब मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबेडाया टोनी स्टार्क से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अफगानिस्तान में उन आतंकवादियों के पास पहुंचता है जिन्होंने टोनी स्टार्क को किडनैप किया था। वो उन आतंकवादियों के सुप्रीम लीडर के पास जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओबेडाया स्टेन ने ही टोनी को किडनैप करवाया था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा सके। वहीं पर आतंकवादियों का सुप्रीम लीडर उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर टोनी स्टार्क को किडनैप किया मगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की और टोनी स्टार्क ने इस सूट की मदद से खुद को बचा लिया। और अगर अब तुम चाहते हो कि मैं टोनी स्टार्क का सफाया करूं तो तुम मुझे इस सूट को और बेहतर बना कर दो और मैं टोनी स्टार्क को खत्म कर दूंगा और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। पर ओबेडाया उसे एक छोटे से डिवाइस की मदद से पैरालाइज कर देता है और उसके सभी साथियों को और खुद उस आतंकवादियों के सुप्रीम लीडर को भी खत्म करवा देता है। और टोनी का वो सूट मार्क 1 वो उसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है। और अब टोनी को ओबेडाया पर शक हो जाता है, इसीलिए वो पेपर पॉट्स को एक पेन ड्राइव देता है और उससे कहता है कि तुम ओबेडाया के कंप्यूटर में से सारी की सारी जानकारी इस पेन ड्राइव में लेकर आ जाओ। उसके बाद पेपर पॉट्स ऐसा ही करती है। वो ओबेडाया के कंप्यूटर में से सारी फाइलों को कॉपी कर रही होती है। वहीं पर उसे पता चलता है कि ओबेडाया ही वो आदमी है जिसकी वजह से टोनी पर अफगानिस्तान में अटैक हुआ था और उसका किडनैप हुआ था। और ओबेडाया ही वो आदमी है जो कंपनी के हथियारों को गैरकानूनी तौर पर आतंकवादियों और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप को बेच रहा था और ओबेडाया ने ही टोनी को मारने का सौदा किया था। और इसी बीच ओबेडाया भी आ जाता है। पेपर पॉट्स कैसे भी करके सारी की सारी फाइलों को डाउनलोड कर लेती है और उसके जाने के बाद ओबेडाया जब अपने कंप्यूटर को चेक करता है तब उसे पता चल जाता है कि पेपर पॉट्स ने कंप्यूटर में से
फाइल डाउनलोड की है। उसके बाद ओबेडाया उन साइंटिस्टों के पास जाता है जो आर्क रिएक्टर पर काम कर रहे होते हैं। वो ओबेडाया के दिए हुए मार्क 1 सूट पर काम करके उस सूट की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके उस सूट को और बेहतर बना रहे होते हैं। पर मेन प्रॉब्लम होती है उस सूट को पावर देना, जो कि टोनी स्टार्क अपने सीने में लगे हुए आर्क रिएक्टर की मदद से दे रहा था। मगर इन साइंटिस्टों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो इस आर्क रिएक्टर को इतना छोटा बना सके। तो ओबेडाया उनसे गुस्से में कहता है कि टोनी स्टार्क ने इस आर्क रिएक्टर को एक गुफा में कचरे के ढेर से बनाया है। जिस पर साइंटिस्ट उसे जवाब देते हैं कि हम टोनी स्टार्क नहीं है, हम उसके जितने जीनियस नहीं है। उसके बाद ओबेडाया के दिमाग में एक प्लान आता है। फिर जब टोनी अपने घर में होता है तो उसे पेपर पॉट्स की कॉल आती है। वो उसे ओबेडाया की सच्चाई बता रही होती है। तभी ओबेडाया टोनी के पीछे से आता है और उसे उसी छोटे डिवाइस की मदद से पैरालाइज कर देता है जो उसने आतंकवादियों के सुप्रीम लीडर पर यूज किया था। और टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। और जब टोनी स्टार्क के सीने में वो आर्क रिएक्टर नहीं होता तो वो धीरे धीरे मरने लगता है। पर तभी उसे याद आता है कि पेपर पॉट्स ने उसके पुराने आर्क रिएक्टर को उसे गिफ्ट में दिया था। तो वो उस आर्क रिएक्टर की मदद से अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट करता है और उसके बाद वो अपना आयरन मैन सूट पहनकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओबेडाया के पास भी टोनी स्टार्क का मार्क 1 का प्रोटोटाइप सूट होता है और वो उस सूट का नाम रखता है आयरन मॉन्गर। और उसके बाद उस सूट में बस पावर सप्लाई की कमी होती है जो वो उस आर्क रिएक्टर की मदद से पूरी कर लेता है और उसका सूट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद टोनी ओबेडाया को रोकने के लिए जब वहां पहुंचता है तो ओबेडाया अपने आयरन मॉन्गर सूट के अंदर होता है और फिर उन दोनों के बीच काफी घमासान की लड़ाई होती है। और कुछ देर के बाद जब टोनी को यह एहसास होने लगता है कि वो आयरन मॉन्गर को नहीं हरा पाएगा, तब वो कुछ दूसरी तरकीब लगाने लगता है और फिर उसे ख्याल आता है ऊंचाई का। तो वो ओबेडाया को ललकार कर आसमान की तरफ उड़ने लगता है और उसके बाद ओबेडाया भी उसके पीछे पीछे 90,000 फीट तक जाता है, जहां उसके सूट पर भी बर्फ जमने लग जाती है और उसका सूट काम करना बंद कर देता है। मगर ओबेडाया के साइंटिस्टों ने भी सूट में काफी अच्छे डिजाइन और टेक्नोलॉजी को यूज किया था। इसी वजह से आयरन मॉन्गर फिर से रीस्टार्ट हो जाता है और ओबेडाया टोनी पर अटैक करता है और वो दोनों गिरते हैं उसी आर्क रिएक्टर पर जिसे ओबेडाया के साइंटिस्ट बना रहे थे। यहाँ पर फिर से टोनी को आयरन मॉन्गर को खत्म करने का एक आइडिया आता है। वो पेपर पॉट्स को कहता है कि वो इस आर्क रिएक्टर को फुल पावर पर स्टार्ट कर दे, जिससे कि जब वो ब्लास्ट होगा तो वो खुद को बचा लेगा। और पेपर पॉट्स यही करती है और फिर थोड़ी देर के बाद आर्क रिएक्टर में जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उसे निकलती हुई एनर्जी वेव में आयरन मॉन्गर फंस जाता है और वो वही मारा जाता है। और फिर अगले दिन हम एजेंट फिल कॉल्सन को टोनी स्टार्क के साथ देखते हैं, जहां वो उसे कुछ स्क्रिप्ट देता है। और जब टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और रिपोर्टर्स के क्वेश्चन उसे थोड़ा नर्वस करते हैं, तब रोडी आकर उसे शांत करता है और फिर टोनी सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और कहता है कि मैं ही हूँ आयरन मैन। और फिर हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहाँ निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के घर में बैठा होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ही सिर्फ इस दुनिया में सुपर हीरो हो। और फिर वो उसे एवेंजर्स इनिशिएटिव में शामिल होने को कहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।